नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वहीं 1994 में एसआर मुंबई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का एक भाग है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यूनियन और फेडरल इन दोनों ही शब्दों का उपयोग किया जाता रहा है। तो वास्तव में किस शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में उपयोग किया गया है और कौन सा शब्द व्याख्याओं के अंतर्गत भी आता है, आज एक बहुत ही संक्षेप में हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आग्रह है वीडियो पूरा देखिएगा, आगामी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इसका महत्व रहेगा। ये जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, इंडिया यूनियन और फेडरल। सबसे पहले जो संदर्भ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शाब्दिक रूप से यूनियन का प्रयोग किया गया है। हिंदी में इसके लिए संघ शब्द लिखा गया है और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से हमेशा एक आग्रह करता हूं कि जब भी पेपर में संघ शब्द आए आप उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए, क्या वहां यूनियन लिखा गया है या फेडरेशन लिखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शाब्दिक रूप से यूनियन शब्द का उपयोग किया गया। ये यूनियन जो कि हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से संदर्भित किया, कनाडा के संविधान से प्रेरित रहा। अब बात करते हैं उन दो व्यवस्थाओं की, जिन दो व्यवस्थाओं को एक महत्वपूर्ण रूप से परखा गया, जांचा गया और उसके बाद जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स का संदर्भ निकल कर आया। एक व्यवस्था थी फेडरल या फेडरेशन या संघात्मक व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था थी यूनिटरी व्यवस्था, नॉट द यूनियन, यूनिटरी व्यवस्था, जिसे हम एकात्मक व्यवस्था के रूप में भी जानते हैं। ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने इन दोनों व्यवस्थाओं का अध्ययन करके एक अपेक्षाकृत अधिक जो मध्यम मार्गी व्यवस्था है उसको अपनाने का प्रयास किया। ये जो व्यवस्था है फेडरेशन की, संघात्मक, लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना था, जिसका अर्थ था संधि या समझौता, यानी कुछ स्वायत्त इकाइयां, कुछ ऑटोनोमस जो इकाइयां हैं, जिसे हम प्रांत कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, ये आपस में समझौता करके एक अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयां, बड़े संघ का निर्माण करते हैं। जैसा कि यूएसएमएस का निर्माण किया गया था, 13 इकाइयों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फेडरेशन का निर्माण किया। उन 13 इकाइयों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 50+1 पहुंच गई। तो एक तो हमारे सामने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने अमेरिका के फेडरेशन का उदाहरण था। दूसरा था ब्रिटेन की यूनिटरी व्यवस्था का। यूनिटरी व्यवस्था का मतलब यह था कि सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह आकर केंद्रीकृत हो जाएं, एक ही जगह आकर वो केंद्रीभूत हो जाएं, सेंट्रलाइज्ड हो जाएं। और ब्रिटेन जो है वो इस सेंट्रलाइजेशन के सिस्टम का, यूनिटरी सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का उदाहरण था। तो एक चीज ये थी कि क्या हम अत्यधिक मात्रा में केंद्रीकृत प्रकार की व्यवस्था को अपनाएं या अत्यधिक मात्रा में विकेंद्रित प्रकार की व्यवस्था को अपनाएं। 1930 तक भारत में ब्रिटेन के द्वारा इसी यूनिटरी सिस्टम का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, लेकिन जब ये देखा गया कि भारत में लगातार जो डिमांड आ रही थी फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, वो इस प्रकार की आ रही थी कि भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो विविधता है, उस विविधता को भावी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जगह मिले, हमारे जो प्रांत हैं, हमारी जो रियासतें हैं, उनकी स्वायत्ता को महत्वपूर्ण स्थान मिले, हमारी जो विभिन्न प्रकार की पहचानें हैं, सांस्कृतिक पहचान है, हमारी जो सामाजिक राजनीतिक पहचान है, उनको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जो स्पेस मिले। तो हमारी जो डिमांड आ रही थी उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बार 1935 का जो एक्ट आया, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था, उस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने पहली बार भारत के लिए एक फेडरल प्लान, यानी एक संघीय जो व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया था। और इस संघीय व्यवस्था के लिए शर्त यह रखी गई थी कि भारत में जितने भी प्रांत तात्कालिक रूप से थे और जितनी भी देशी रियासतें थी, तो वो सभी प्रांत तात्कालिक, और वो जो देशी रियासतें थी उनमें कम से कम आधी देशी रियासतें जब एक हो जाएंगी, यानी आपस में मिलेंगी, उसके बाद वो एक ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण किया सकेगा, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जा सकेगा। क्योंकि देशी रियासतें जो थी वो इस फेडरेशन में शामिल होने की इच्छुक नहीं थी और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई उनको एक अलग प्रकार की ऑटोनॉमी, एक अलग प्रकार की स्वायत्ता, जिसे अधिराजत्व कहा जाता था, पैरामाउंसी कहा जाता था, किसी दिन इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, उस पैरामाउंसी का वो लोग उपभोग कर रहे थे और उनकी इच्छा भारत के उस प्रस्तावित संघ में शामिल होने की नहीं थी। इसलिए देशी रियासतों का जो एक रवैया था या जो व्यवहार था वो असहयोगपूर्ण रहा और इसके कारण से 1935 का ये जो फेडरल प्लान था, ये फेडरल प्लान मूर्त रूप नहीं ले सका। चीजें आगे बढ़ी और जब भारत के संविधान निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई और उसके आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने ब्रिटेन की यूनिटरी व्यवस्था यानी एकात्मक व्यवस्था, अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो व्यवस्था और अंग्रेजों द्वारा जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिस प्रकार के फेडरल सिस्टम को क्रिएट करने का संदर्भ दिया गया था, वो एक कटु अनुभव हमारे सामने था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि भारत में किसी एक अलग ही प्रकार
प्रकार के मार्ग का अनुसरण करना श्रेयस्कर होगा। और वो अनुसरण ये कहता था कि हम भारत में जिस प्रकार का संघ बनाएं, है ना, ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भारत में जिस प्रकार के संघ का निर्माण हो, उस संघ में एक तरफ हमें विकेंद्रीकरण के दर्शन हो, यानी एक तरफ फेडरेशन के दर्शन हो, और दूसरी तरफ हम केंद्रीकरण की व्यवस्थाओं को भी प्राप्त कर सके। केंद्रीकरण का मतलब यह था कि एक शक्तिशाली प्रकार का जो केंद्र है वो हमारे वहां मौजूद हो, और वो शक्तिशाली केंद्र लगभग यूनिटरी प्रकार की व्यवस्था यानी एकात्मक प्रकार की व्यवस्था को शामिल करता हो। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रांतों की जो स्वायत्ता है, वो प्रांत या वो रियासतें जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक उपायों के माध्यम से, पुनर्गठन के माध्यम से भारत के प्रस्तावित संविधान और भारत के प्रस्तावित संघ में शामिल होने जा रही थी, उनको अत्यधिक मामलों में स्वायत्ता दी जा सके, उनके अपने महत्वपूर्ण विधान हो सके, उनकी अपनी महत्वपूर्ण कार्यपालिका व्यवस्था हो सके, उनकी अपनी महत्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना हो सके, और तमाम प्रकार की स्वायत्ता उनको दिया सके। तो हमें क्या करना था कि फेडरेशन और यूनिटरी इन दोनों का ही संगम देखना था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था यहां अपनाई। इस फेडरेशन से हमने स्वायत्ता को लिया, प्रांतों की जो स्वायत्ता है, स्वायत्ता का मतलब है अधिकतम संभव स्वतंत्रता। बहुत सारे मामलों में खुद के अधिकार उनको दिए गए, चाहे वो विधायी अधिकार थे, चाहे प्रशासनिक अधिकार थे, चाहे वित्तीय प्रकार के अधिकार थे। और दूसरी तरफ यूनिटरी सिस्टम से हमने एक मजबूत प्रकार का केंद्र यानी एक कठोर प्रकार का जो केंद्र है उसकी व्यवस्था को जन्म दिया। और ये दोनों ही प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी एक अकेले शब्द में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगर हम फेडरेशन लेकर आते हैं तो प्रांतों को तो स्वायत्ता मिल जाती है, लेकिन केंद्र जो है वो कमजोर रहता, और कमजोर केंद्र देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश के विकास और राष्ट्र हित के लिहाज से अनुकूल साबित नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर केवल एकात्मक प्रकार की व्यवस्था यानी कठोर केंद्र की व्यवस्था को लेकर आते तो वो प्रांतीय स्वायत्ता के लिए हानिकारक होता और उसमें विविधताओं को संरक्षण नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक डिसीजन लिया कि हम जहां प्रांतीय स्वायत्ता का फेडरल स्ट्रक्चर इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेंगे, वहीं कठोर और मजबूत प्रकार का जो केंद्र है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाएगा। और तब एक नए प्रकार की व्यवस्था ने जन्म लिया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में नाम दिया गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हम यूनियन और फेडरेशन का जो संदर्भ है वो इस प्रकार से ले रहे हैं कि भारत में जो स्टेट्स होंगे उनको संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इस यूनियन का जो निर्माण है वो राज्यों या प्रांतों के द्वारा किसी समझौते के माध्यम से नहीं होगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो इंडियन यूनियन है, जो भारत संघ है, वो नाशवान राज्यों का एक अविनाशी संघ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फेडरेशन और यूनिटरी का जो संदर्भ था और इसके मध्य में जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा थी, इस पर मैंने बात की। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ती गई हैं, प्रांतीय स्वायत्ता और केंद्र की जो कठोरता है, इसके मध्य कई अवसरों पर विवाद की स्थिति देखने को मिली। आर्टिकल 356 जिसे प्रेसिडेंशियल रूल हम लोग कहते हैं, जो गवर्नर की जो पोस्ट है, गवर्नर के द्वारा जो निभाई जाने वाली भूमिका है, ऐसे बहुत सारे विषय थे जिस पर कई बार विवाद हुआ। और इस वजह से 1994 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघवाद है, वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। तो इसलिए हम शाब्दिक रूप से यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं, यूनियन हमारे पास है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रकृति में फेडरल जो तत्व हैं वो व्यापक मात्रा में मौजूद हैं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि भारतीय संविधान में फेडरल तत्वों के साथ साथ यूनिटरी यानी एकात्मक प्रकार के तत्व भी विद्यमान है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर से नए वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।